Hello, my dear students. I'm Namita Pant, and I'm lecturer English in Government Polytechnic, Dehradun. As you all know that for the past many days, we have been discussing the syllabus of English and Communication Skills Semester 1 for Uttarakhand Polytechnic students. And I am here with you with the presentation of verb, one of the most important parts of speech. And we'll be doing a detailed analysis of what verb is, how to recognize, how to know that which word is a verb, and what are the different types of verbs. And we'll also do certain exercises on verbs. As I've already mentioned, that verb is the most important part of all the parts of speech. As you all may have done the definition of a nucleus in a cell, आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस की क्या वैल्यू होती है सेल में. हम बोलते हैं न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल. जैसे न्यूक्लियस सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना सेल हो नहीं सकता, ऐसे ही वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का. उसके बिना कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है. ये तो पॉसिबल है कि बाकी कोई पार्ट ऑफ स्पीच ना हो, सिर्फ वर्ब हो उस सेंटेंस में, यानी कि एक सिंगल वर्ड हो, तभी भी वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. पर जो वो सिंगल वर्ड होगा वो हमेशा वर्ब होगा. So that is the importance of verb in a sentence. Let's do and find out more about it. See, what is a verb? जैसे मैं आपको हमेशा से ही बोलती आई हूँ कि जब भी हम किसी टॉपिक को करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है. मुझे मालूम है आप लोगों को वर्ब क्या है ये पता है, पर जिस डिटेल में यहाँ पर आप लोग इसे समझेंगे वो डिटेल आपने अपनी बचपन में क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा, या फिर बहुत कम बच्चे जिन्हें बहुत इंटरेस्ट होगा उन्होंने उसे पढ़ा होगा, या फिर आपने वो वर्ड सुने होंगे, पर उनके बारे में हम आज और ज़्यादा जानेंगे. विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस टर्म वर्ब. ठीक है, जो हमने बचपन से डेफिनेशन सुनी है वो तो ये थी, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस. हमने पढ़ा था, हमेशा ही पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो काम बताने वाले, क्या एक्शन हो रहा है वो बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं. That describe what the subject is doing. सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, मैंने आपको बताया इससे पहले भी जो प्रेजेंटेशन हुई उसमें मैंने आपको बताया सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, है ना, कर्ता. तो कर्ता यानी कि करने वाला, द डूअर. सब्जेक्ट मतलब हुआ द डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को और थोड़ा सा ज्यादा समझ आ जाए. द डूअर ऑफ द एक्शन इज नोन एज कर्ता. किसी भी सेंटेंस में करने वाला जो होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं हो रहा है, वो पेन चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. द डूअर ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस इज नोन एज कर्ता, और इन इंग्लिश वी कॉल इट सब्जेक्ट. तो वो क्या काम कर रहा है, दैट इज वर्ब. ठीक है, along with nouns, verbs are the main parts of a sentence or phrase telling a story about what is taking place. क्या चल रहा है वहां पर, उसके बारे में जो चीज, जो वर्ड बताता है उसे वर्ब बोलते हैं. In fact, without a verb, full thoughts can't be properly conveyed, and even the simplest sentences such as Maria sings. एक सिंपल सा सेंटेंस है मारिया सिंग्स, इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है ना. यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये नाउन है. कैसा नाउन है, नाउन पढ़ चुके हैं, ये एक प्रॉपर नाउन है ना. और सिंग्स एक वर्ब है, एक्शन बता रहा है क्या कर रहे. Have one. Actually, a verb can be a sentence by itself. मैंने आपको अभी बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी कि एक वर्ब अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो सकता है विद द सब्जेक्ट. इन मोस्ट केस यू, अगर यू हो सब्जेक्ट के तौर पर तो भी चलेगा, और अगर ना भी हो, जैसे सिंग, एक ही वर्ड है इस सेंटेंस में, सिंग गाओ, तो यहाँ पे इम्प्लाइड है, मतलब ये यू है नहीं, किसी के लिए कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, किसी को ऑर्डर करा जा रहा है, सिंग गाओ, है ना. तो इम्प्लाइड है कि वहां पे यू है, कोई ना कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट है. या ड्राइव, जैसे बोला, अपने आप तो ड्राइव होगा नहीं, कोई ना कोई कर रहा होगा, द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड देयर दो इट इज नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंस. सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस बन जाता है. ठीक है, आगे देखते देखिए, हाउ टू रिकग्नाइज अ वर्ब. अब रिकग्नाइज माने पहचानना कैसे है वर्ब को. As you can see from the examples above, one clue to help you recognize a verb, it is location compared to the subject. सबसे पहला तो आपने देखना है कि उसका लोकेशन क्या है सब्जेक्ट के बाद. मोस्टली क्या होता है लोकेशन, मतलब वो कहाँ आया है. मोस्टली क्या होता है, जब सब्जेक्ट आता है उसके तुरंत बाद वर्ब आता है, उसके एकदम बाद सब्जेक्ट होता है. जैसे आई एम डूइंग या आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये सेंटेंस ले, मैं बोल रही हूँ ना अभी आपके सामने, आई एम स्पीकिंग. आई कौन है, सब्जेक्ट. क्या कर रही हूँ काम, स्पीकिंग. आई के तुरंत बाद
सब्जेक्ट के तुरंत बाद वो वर्ब आ गया. वर्ब्स ऑलमोस्ट ऑलवेज कम आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन. अभी मैंने यहाँ पे आई को बोला था सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट किस तरीके का है, प्रोनाउन है वो. तो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद जो आएगा वो एक्शन वर्ड आता है और उसे वर्ब कहते हैं. These nouns and pronouns are referred to as the subject. इन्हीं नाउन और प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, बिकॉज दे आर द डूअर इन दैट सेंटेंस. ठीक है, वो काम करने वाला है, करता है. The verb thought comes after the noun Jack, and so the action Jack या subject was taking was thinking. अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस मान लो हमने लिखा Jack thought of the work. जैक ने काम के बारे में सोचा. अब जो जैक है वो सब्जेक्ट है और उसने क्या किया, सोचा. सो दिस इज द वर्ब. ठीक है, सब्जेक्ट वॉज थिंकिंग, वर्ब क्या है यहां पर, सोचने का है. मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली. मार्क क्या है, सब्जेक्ट है, उसने क्या काम किया, खाने काम किया. सो ईट्स इज अ वर्ब, है ना. वी वेंट टू द मार्केट. वी क्या है, सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन फॉर्म में है ना. और जाने का काम हुआ, पास्ट टेंस में वेंट वर्ब है. यू राइट नीटली इन योर नोटबुक. यू जो है सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है ना, और राइट क्या है, वर्ब है. ठीक. दे थॉट, दे क्या है, सब्जेक्ट है, काम कर रहे हैं, प्रोनाउन है, और थॉट जो है वो सोचने का काम हो रहा है, ये वर्ब है. अबाउट ऑल द प्राइजेस इन द कॉम्पिटिशन. ठीक है. So mostly verb comes just after the subject, whether it is a noun or a pronoun. यहाँ examples में हमने देख लिया. ठीक है, आगे देखिए. Here are some other ways to recognize verbs in a sentence. और कुछ तरीके यहाँ पे लिखे हैं. If you are not sure if a word is a verb, ask yourself, can I do dash? अगर आपको अभी भी नहीं पहचान में आ रहा है कि वर्ब क्या है, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं कर सकता हूं क्या. मान लो एक सेंटेंस में, क्या मैं पढ़ सकता हूं. यहां पे एक वर्ड मैं लिख देती हूं, रीड. रीड. अब ये डू के बदले यहां पर जो डू दिया हुआ है, इस डू के बदले क्या आ जाएगा, रीड आ जाएगा. कैन आई रीड, तो यानी कि ये रीड एक वर्ब है. कैन आई वॉक, वॉक वर्ब है. कैन आई स्लीप, स्लीप वर्ब है. कैन आई ड्रिंक, ड्रिंक वर्ब है. कैन आई रन, रन वर्ब है. इस कैन आई के आगे जो भी आएगा वो एक वर्ब होगा. ठीक है, करने के बारे में अगर कुछ आएगा. कैन आई थिंक, वंडर, वॉक, यॉन. यस, सो दीज आर वर्ब्स. ये सारे के सारे कुछ ना कुछ एक्शन बता रहे हैं. सो दीज आर ऑल वर्ब्स. ओके. यू कैन ऑल्सो आस्क व्हाट इज हैपनिंग. एक और चीज आप पूछ सकते हो वर्ब पता करने के लिए, क्या हो रहा है. मान लो मार्क, अब यहाँ पे हो तो कुछ नहीं रहा, मार्क ईट्स हिज डिनर, मतलब ये कर कुछ नहीं रहा, खा रहा है. या कैन आई ईट भी बोल सकते हैं. यहाँ पे एक और चीज पूछ सकते हैं, अगर मार्क ईट, खा रहा है, यानी कि ये वर्ब है. व्हाट इज हैपनिंग, ईटिंग इज हैपनिंग. सो ईटिंग इज अ वर्ब. ठीक है. इन द सेंटेंस दे थॉट अबाउट ऑल द प्राइजेस, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं. सो दिस थॉट इज, थिंकिंग इज अ वर्ब. ठीक है. सो थॉट इज द वर्ब है. ओके. नाउ फिजिकल वर्ब डेफिनेशन एंड एक्शन. अब ये एक नया टर्म आया आप लोगों के लिए, फिजिकल वर्ब. ये क्या होता है. फिजिकल वर्ब्स आर एक्शन. जो अब तक हम बचपन से डेफिनेशन सुनते आ रहे थे ना वर्ब्स की, वो एक्चुअली हमने जो पढ़ी थी, एक्शन वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं. ये होते हैं सिर्फ एक पोर्शन ऑफ द वर्ब्स, दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्ब्स. ठीक है. दे डिस्क्राइब स्पेसिफिक फिजिकल एक्शंस. कुछ ना कुछ एक्शंस हो रहे होते हैं जो सामने से नजर आते हैं. खाने का, चलने का, सोने का, रोने का, बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, ये सारे ऐसे एक्शंस हैं जो फिजिकली होते हैं. ठीक है. If you can create a motion with your body or use a tool to complete an action, the word you use to describe it is most likely a physical verb. अगर आप अपनी बॉडी को मोशन में लाते हो या फिर किसी टूल को यूज करके कोई एक्शन कंप्लीट करते हो, तो जो वर्ड उसके लिए आप यूज करोगे वो डेफिनेटली एक फिजिकल वर्ब होगा. जैसे जो सैट इन हिज चेयर, वो बैठा, उसने एक एक्शन किया, अपनी बॉडी को एक सर्टेन पोजीशन में लाया. सो दिस सैट इज अ वर्ब. जैसे द डॉग ब्रीथ्स क्विकली आफ्टर शी चेजेस हर बॉल एंड शुड वी वोट इन द इलेक्शन. ये सारे के सारे, द डॉग ब्रीथ्स क्विकली, सांस ले रहा है, एक्शन कर रहा है ना उसकी बॉडी, है ना. या शी चेजेस हर बॉल, पीछे भाग रही है बॉल के,
है ना, या शुड वी वोट इन द इलेक्शन, वोट देना, ये सारे फिजिकल एक्शंस हैं, ठीक है। Even when the action isn't very active, if the action is done by the body or a tool, consider it a physical work. चाहे वो एक्शन बहुत एक्टिव ना हो रहा हो, जैसे ब्रीदिंग का एक्शन जो है बॉडी कर रही है या टूल कर रहा है, उसे भी हम फिजिकल वर्ब ही कहेंगे। मान लो स्लीपिंग, सोना, कोई फिजिकल एक्शन तो ऐसे दिख नहीं रहा हमें, लेकिन फिर भी बॉडी कर रही है ना उसे, so it is also a physical verb. The physical verb examples in the following sentences are in bold for easy identification. Let's run, दौड़ना फिजिकल एक्शन है। I hear, कान कर रहे हैं ना, बॉडी एक एक्शन कर रही है सुनने का, ठीक है। या फिर call the men, है ना, बुलाने का, when you are finished with the class. All these are physical actions done by the body or by the tool that we use. So these are all physical verbs. Okay. आगे देखो, मेंटल वर्ब्स। व्हाट आर मेंटल वर्ब्स? मेंटल वर्ब्स हैव मीनिंग्स दैट आर रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स, कुछ विचारों के बारे में उसमें मीनिंग होता है, सच एज डिस्कवरिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, ये सारे। इन जनरल अ मेंटल वर्ब रेफर्स टू अ कॉग्निटिव स्टेट, मतलब हमारी सोच की स्टेट पे होता है, वो फिजिकली एक्शन नहीं हो रहा होता है, पर हमारी सोच की स्टेट में वो होता है। द मेंटल वर्ब एग्जाम्पल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन बोल्ड फॉर इजी। आई नो, जानना, देखो यहाँ पे कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, बॉडी कुछ काम नहीं कर रही है, मैं जानता हूं, मैं आंसर जानता, ये जो जानना है ना, ये एक कॉग्निटिव स्टेट में है और ये भी एक वर्ब है। शी रिकग्नाइज्ड, उसने मुझे पहचान लिया, ये भी एक वर्ब है तो फिजिकल स्टेट में नहीं है, मेंटल स्टेट में है। पहचानना कहां हो रहा है, यहां, है ना, तो ये भी एक वर्ब है। डू यू बिलीव एवरीथिंग पीपल टेल यू, विश्वास करना, ये भी एक मेंटल स्टेट का वर्ब है, सो इट इज अ मेंटल वर्ब, ठीक। आगे देखिए, स्टेट्स ऑफ बीइंग वर्ब्स, एक और तरीके के वर्ब होते हैं, वो स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब जो है वाले में, ना तो कोई काम हो रहा है, ना कोई सोच चल रही है, ना तो फिजिकल एक्शन हो रहा है, ना कोई मेंटल एक्शन हो रहा है, ना मेंटली कुछ काम चल रहा है। इसको ये किसे कहते हैं? ऑल्सो नोन एज लिंकिंग वर्ब्स, इन्हें दूसरे नाम पर क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स डिस्क्राइब कंडीशंस और सिचुएशंस, जो भी कंडीशन चल रही है या जो भी सिचुएशन है वो जैसी है उसे वो एक्सप्लेन करता है। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स आर इनएक्टिव, वो इनएक्टिव होते हैं, मतलब उनका कोई विशेष रोल नहीं होता, ना तो वह हमें कुछ एक्शन होता हुआ दिखा रहे होते हैं, ना तो फिजिकल लेवल पर ना मेंटल लेवल। सिंस नो एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, इसलिए वो क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, बिना एक्शन के होते हैं। दीज वर्ब्स फॉर्म्स ऑफ टू बी, ये किसके फॉर्म होते हैं? बी के। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि बी के 5 फॉर्म होते हैं। यहां पर देखो 3 दिए हैं, एम, इज, आर, और इसके अलावा 2 और होते हैं, एक होता है वॉज और एक होता है वर। ये एम, इज, आर हैं, ये प्रेजेंट टेंस में, ये जो तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ठीक है। और ये जो वॉज और वर यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये पास्ट टेंस में होते हैं, ठीक है। तो ये इसके 5 फॉर्म्स होते हैं बी के। तो ज्यादातर जो ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ये इनमें से होते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट किसको करते हैं? कॉम्प्लीमेंटेड बाय एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव से कॉम्प्लीमेंट हुए होते हैं, ठीक। इसके आगे मतलब जो अगला वर्ड होता है वो मोस्टली एडजेक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन बोल्ड फॉर इजी, जैसे यहां पर दिया, आई एम अ स्टूडेंट, कोई काम नहीं हो रहा है, ना तो कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है ना कोई मेंटल एक्शन हो रहा है, बस एक स्टेट ऑफ बीइंग बताइए। आई एम, मैं एक स्टूडेंट हूं। यहाँ जो ये हूं वर्ड है ना, प्रेजेंट टेंस, आई एम ये प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है, ये एक वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। वी आर सर्कस परफॉर्मर्स, हम हैं, है ना। या प्लीज बी क्वाइट, यहाँ पे ये जो ओरिजिनल फॉर्म में बी यूज हो गया, एम और आर भी इसी बी का फॉर्म है, यहां पर ये बी फॉर्म में यूज हुआ है, ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं वर्ब्स के? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन एडिशन टू द मेन कैटेगरीज ऑफ फिजिकल वर्ब, मेंटल वर्ब्स एंड स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। इनफैक्ट इन तीनों के अलावा भी और बहुत तरीके के वर्ब्स होते हैं। इनफैक्ट देयर आर मोर देन 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स दैट आर ग्रुप टुगेदर बाय फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से देखें तो 10 अलग अलग ग्रुप निकालेंगे, यहाँ पे हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को ले रहे हैं, ठीक है। आई एम सॉरी। अब लिस्ट देखिए सारे वर्ब्स की। सबसे पहला एक्शन वर्ब, अभी हमने पढ़ा
Action verbs express specific actions that are used anytime you want to show action or discuss something, someone doing something. किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हो कुछ करते हुए, या अपने एक्शन को बता रहे हो, तो वहां पर जो एक्शन टेलिंग वर्ड जो होगा वो एक्शन वर्ब कहलाएगा. ठीक है, आगे देखिए. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एक्शन डज नॉट हैव टू बी फिजिकल. ये याद रखना जरूरी है कि वो एक्शन जरूरी नहीं है कि आई एम सॉरी, वो एक्शन जरूरी नहीं है फिजिकल हो. एक्शन वर्ब एग्जांपल्स क्या है? रन, डांस, स्लाइड, जंप, थिंक. ये भी एक एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये कैसा एक्शन है? मेंटल एक्शन है ना. The action verb examples in the following sentences are in bold for easy identification. I run faster than David. He does, वो करता है, करने वाला. ठीक है. And she thinks, ये mental है. हमने पढ़ा था अभी ये कि ये mental verb कहलाता है. ठीक है, आगे देखिए. ट्रांजिटिव वर्ब्स किन्हें कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है बेटा. जब आप इनके बारे में अच्छे से जान जाओगे ना, तो फिर आप आराम से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझ जाओ. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें इनको जानना भी बड़ा जरूरी होता है कि कौन से वर्ब एक्टिव, ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और कौन से वर्ब जो हैं वो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, क्योंकि ये वॉइस करते समय हमें बहुत जरूरी होता है ये हमारे काम में. ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है. ध्यान से देखिएगा. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट ऑलवेज एक्सप्रेस डूएबल एक्टिविटीज. किस एक्टिविटी को एक्सप्रेस करेंगी? जो करने वाली एक्टिविटीज है, मतलब जिसमें एक्शन हो रहा है, किया जा रहा है कुछ. और साथ में एक और इसकी शर्त होती है, दैट रिलेट और अफेक्ट समवन और समथिंग एल्स. वो क्या करते हैं? वो दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब उसके साथ कोई ना कोई व्यक्ति, समवन माने कोई व्यक्ति, या फिर कोई वस्तु ऐसी होगी जिससे वो रिलेट कर रहे होंगे, या जिस पर उसका इफेक्ट पड़ा होगा. समझे? अभी इसको जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तब और ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल, जो मैं अक्सर कोट कर देती हूं कई बार, एक सिंपल एग्जाम्पल आपको बताती हूं. राम किल्ड रावण. एक सेंटेंस मैंने सिंपल लिखा, राम किल्ड रावण. ठीक है, यहां पर राम ने एक एक्शन किया मारने का, है ना. अगर इस सेंटेंस में मैं इस वर्ड को ना बोलूं, रावण को ना बोलूं, राम किल्ड, तो एक सवाल हमारे मन में आएगा, राम ने मारा, किसे मारा? ये किल का जो फर्क है, मारने का जो असर है वो किसी पर पड़ा, उसे बोलना जरूरी है, उसे बताना जरूरी है. सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ये एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर वर्ब का असर होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग. तो एक कोई ऐसा होता है, देयर इज समवन हु रिसीव्स द एक्शन. ठीक है, वो ये देखो, अफेक्ट समवन और समथिंग. These other things are generally direct objects. यहां पर ये जो रावण है ना, इस पर इस किलिंग का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ा है, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन दैट आर अफेक्टेड बाय द वर्ब. अब यहां पर क्या है? ये रावण एक नाउन है, और साथ में क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना. तो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, दैट आर अफेक्टेड बाय द वर्ब. दो सम वर्ब्स कैन आल्सो टेक एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सच एज शो, टेक, मेक. ये वाले जो वर्ब्स है ना, ये कभी कभी इनडायरेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं. जैसे मान लो, आई टेक, एक एग्जांपल मैं यही बता देती हूँ. आई टेक अ पेंसिल. मान लो यहां पर मैंने लिखा आई टेक अ पेंसिल. अब देखो, अच्छा ये जो पेंसिल है, ये समवन नहीं है. मैंने ये दूसरा एग्जांपल बताया, ये भी एक वर्ब है, मैं लेती हूं और पेंसिल लेती हूं. ये समवन नहीं है, ये क्या है? यहाँ पे समथिंग है तो ये भी ऑब्जेक्ट ही है ना. या फिर अगर मैं करूं, आई मेक फूड फॉर, है ना. अब मैंने ये सेंटेंस बोला, आई मेक फूड फॉर हर. आई तो हो गया सब्जेक्ट, मेक हो गया बनाना, है ना. फूड हो गया क्या बनाया, ये हो गया क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, और साथ में किसके लिए बनाया? हर के लिए बनाया, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक, तो ये जो शो, टेक और मेक है ना, ये कभी कभी क्या ले लेते हैं, कह रहे हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी अपने साथ ले लेते हैं. मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ.
ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे में हौच पौच हो जाएगा, आसानी से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया, आई होप आपकी समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ वहां पे, है ना। तो वो बोलता है इन अ सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव वर्ब समवन और समथिंग रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जब ट्रांजिटिव वर्ब कोई होगा ना, तो वहां पे हमेशा कोई व्यक्ति या कोई चीज ऐसी होगी जो कि एक्शन को रिसीव कर रही होगी, जिस पर कि एक्शन का असर हो रहा होगा, उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में अगर समझना चाहें, अगर जिनकी हिंदी की ग्रामर थोड़ी सी ठीक है, तो हिंदी के लिए इसे बोलते हैं सकारात्मक क्रिया, कहते हैं इसे। सकारात्मक मतलब जिसके, सॉरी आई एम रॉन्ग, नॉट सकारात्मक, सकारात्मक मीन्स तो पॉजिटिव होता है। जस्ट अ मिनट, आई करेक्ट माई सेल्फ, I was thinking of something else, so it came in my mind. It is not sakaratmak, it is sakarmak. सकर्मक क्रिया, सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म की आवश्यकता होती है। एंड इज दिस कर्म, दिस इज ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म की जरूरत पड़ेगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सो ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल देखो क्या है, लव, रिस्पेक्ट, टॉलरेट, बिलीव, मेंटेन, इनके साथ जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो हमेशा उनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ठीक है, देखिए the transitive verb examples in the following sentences are in bold for easy. He kicked John. Kicking का असर पड़ा ना, ये ऑब्जेक्ट पर पड़ा, है ना। John punches him, इसका असर हिम पर पड़ा, हिम was affected by this punch. They sold the tickets. Tickets, है ना, the tickets were sold by them. क्या उन्होंने क्या बेचा, टिकट्स बेचे। ठीक है, चीज है, दिस इज समथिंग, दीज वर समवन एंड दिस इज समथिंग। Example of verbs with used with bold direct and indirect, both direct and indirect objects. ऐसे verbs जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी लगते हैं और इनडायरेक्ट। दे सेल हिम द टिकट्स, अब देखो दे सेल, किसे बेचे, उसे बेचे, बेचे क्या, है ना। जिसको जो बेचा ना, जिस चीज को बेचा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टिकट्स जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, आगे देखिए, इन दिस सेंटेंस द टिकट्स आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया ना आपको, वाइल हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पर डायरेक्टली असर होगा ना, क्या बेचा गया, क्या का आंसर जो करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, मैरी बेक्ड हर मदर अ पाई, अब मैरी ने बेक करा, क्या बेक करा, पाई बेक करी, सो दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए किया, अपनी मदर के लिए किया, दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना जरूरी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा आपको दिख सकता है कि जो उसके बाद आ रहा है वो डायरेक्ट है, पर वो डायरेक्ट नहीं होगा, जिस पर डायरेक्टली असर हो रहा होगा, क्या का जो आंसर कर रहा होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इन दिस सेंटेंस अ पाई इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाइल हर मदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, इनट्रांजिटिव वर्ब्स किन्हें कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट ऑलवेज एक्सप्रेस डुएबल एक्टिविटीज, यहां पर भी डुएबल एक्टिविटीज ही हो रही होती हैं। ठीक है, पर ये ट्रांजिटिव वर्ब से कैसे डिफरेंट, इसको सबसे पहले तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ। इसे बोलते हैं हिंदी में अकर्मक। अगर हिंदी में हमको इसका ट्रांसलेशन पता है ना कि इसे क्या बोलते हैं, तो हमें एकदम समझ आ जाएगा कि ये क्या है। अकर्मक मतलब देखो, साफ नाम नहीं पता चल रहा है, जिसको कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि जो इन वर्ब के पीछे अगर कुछ आ भी रहा होता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मतलब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का फर्क पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप ये हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर क्रिया का फर्क पड़ता है। ठीक है, they are different from transitive verbs because there is no direct object following an intransitive verb. ये transitive verb से इस तरह से different होते हैं कि इनके साथ कोई भी direct object नहीं होता है। ठीक है, walk, laugh, cuff, play, run, ये सारे intransitive verbs हैं। कैसे हैं, अभी एग्जाम्पल करेंगे ना तो समझ आ जाएगा। देखो, we traveled to London, ट्रैवलिंग इज एन एक्शन ना, ट्रैवल एक एक्शन है, हमने ये वर्ब है, यानी कि लंदन पर कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रैवल करने का, ये कर्म नहीं है, ये तो जगह बता रहे कहां को गए। क्या, मैं आपको एक और बहुत आसान चीज बताती हूं वर्ब को पहचानने की। ये आंसर करेगा, एक तो व्हाट को आंसर करेगा, ठीक है, और एक टू हुम, इसको व्हाट और टू हुम को आंसर करने वाला वर्ब होगा। अगर ये तो, ये किसको आंसर कर रहा है, वेयर,
ये वेयर को आंसर कर रहा है ना, ये जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। सीधी सी पहचान अगर हम आसानी से समझना चाहें तो। और अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन, आपको रीजन उसका पता होना चाहिए, ये होगा कि इस ट्रैवलिंग का असर उस पर जिस पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, अगर असर नहीं पड़ रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। The intransitive verb is traveled, the subject is we, because we are doing the traveling. Traveling कौन कर रहा है? We. But London is not a direct object because London is not receiving the action of the verb. London receive नहीं कर रहा है उसके action, London पर कोई effect नहीं हो रहा है उसका। ठीक है। So London is not the object. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, है ना। वी जो है ये सब्जेक्ट है और बाकी सारा प्रेडिकेट है। ये टू जो है ये प्रिपोजिशन है अगर हम अलग अलग देख लें, और ये जो है ये एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अदर एग्जाम्पल्स। आई स्नीज इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में मुझे छींक आती है, इसका मतलब स्नीजिंग का मतलब छींक आना, है ना। तो ये जो स्नीजिंग है इसका मॉर्निंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कि स्नीजिंग कैसा है? एक इनट्रांजिटिव वर्ब है ना, इनट्रांजिटिव वर्ब है ये। या ही अराइव्ड विद मोमेंट्स टू स्पेयर, या अगर मैं इसको सिंपल दूसरा सेंटेंस बना, ही अराइव्ड एट द स्टेशन, तो ये जो अराइविंग का है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कैथरीन सैट अवे फ्रॉम द अदर्स, थोड़े से औरों से दूर बैठी, बस बैठी है, तो इसलिए ये अदर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके बैठने का। सो दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट। आप हमेशा ध्यान रखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बैठ जो वर्ब होता है उसका, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका कोई भी असर किसी पर पड़ नहीं रहा होता है, इसलिए जो उसके बाद आता है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है। जॉन ईट्स बिफोर लीविंग फॉर स्कूल। ठीक है। या ये अभी अभी आपको एक एग्जांपल मैं इसका और बता सकती हूँ। ईट्स जो है ना यहाँ पर एक ऐसा वर्ब है जो कि यहाँ तो जिस सेंटेंस में ये यूज हो रहा है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन अगर इसका दूसरा सेंटेंस मैं बनाऊं ना, जैसे मान लो इसी सेंटेंस को चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, जॉन ईट्स ब्रेकफास्ट मान लो। ठीक है। अगर ये सेंटेंस मैंने बोल दिया, यहां पर जो ये ईट्स है ना ये ट्रांजिटिव हो गया। कैसे? क्योंकि जॉन खाता है, क्या खाता है? ब्रेकफास्ट खाता है। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये यहां पर ईट्स जो है, ईट का फर्क किसको क्या खा रहा है? वो ब्रेकफास्ट खा रहा है। यहां पर ऑब्जेक्ट जो है ये खाने से इफेक्ट हो रहा है, खाने का इफेक्ट पड़ रहा है ब्रेकफास्ट पर, खत्म हो रहा है खाना। ठीक है ना। सो ये यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यहां एक ही वर्ब, सेम वर्ब अपनी जगह के हिसाब से बन जाता है। इस जगह पे जहां पर जो ये सेंटेंस था इसमें ये इंट्रांजिटिव वर्ब था, इस सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि यहां पर उसके खाने का असर हो रहा है, इट इज अफेक्टिंग, है ना। The last example shows that the verb eats can be both transitive and intransitive depending on whether there is a direct object or not. अभी अभी मैंने बताया आपको, है ना। If the sentence read John eats the cookies before leaving for school, है ना, अगर हम लिख देते John eats the cookies, यहां पे सिर्फ एक वर्ड ऐड कर देते the cookies, तो ये हो जाता, ये जो है क्या खा रहा है? कुकीज खा रहा है। ये क्या हो जाता? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता, है ना। और तब ये जो ईट्स है ये क्या बन जाता? ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता। ठीक है। बिफोर लिविंग, ईट्स वुड बी अ ट्रांजिटिव एज देयर इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द कुकीज। समझ गए होंगे आप लोग। बाय द वे सम वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। दीज वर्ब इंक्लूड स्टार्ट, लीव, चेंज, लिव, स्टॉप। ये सारे इन चीजों पर, इस बात पर डिपेंड, मैंने आपको जैसे ये एग्जांपल था ना ईट्स का, ऐसे ही ये सारे भी डिपेंड करता है हम कहाँ यूज कर रहे हैं। अगर हम उसे ऐसी जगह यूज कर रहे हैं जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो वो वहां पर इनट्रांजिटिव हो जाएगा। जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत, यहां पर एक और एग्जांपल मैं लिख सकती हूँ, फ्लाई। ये भी एक ऐसा वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इनट्रांजिटिव भी। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है। देखो एक सेंटेंस देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। आप अब मुझे स्काई, ठीक है, ये थोड़ा सा, एक मिनट इसको थोड़ा सा करेक्ट ही कर देती हूँ। पेन स्क्रीन पर स्लो चल रही है और यहाँ पर तेज चल रही है मेरी राइटिंग पैड पर, इस वजह से दिक्कत हो रही है। ये मैं इसे दोबारा लिख देती हूँ, लेट मी राइट इट अगेन।
बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, एक सेंटेंस ये। और दूसरा, आई फ्लाई अ काइट। ठीक है, ये दो सेंटेंस मैंने लिखे। पहले सेंटेंस में बर्ड्स, चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, क्या फ्लाइंग का असर आसमान पर पड़ता है? नहीं पड़ता, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अब यहां पर दूसरा सेंटेंस देखो, आई फ्लाई अ काइट। अब यहां पर क्या है, फ्लाई तो वर्ब वही है दोनों की जगह, मीनिंग दोनों का अलग। ये उड़ती है, ये है उड़ाता हूं। मैं क्या उड़ाता हूं? काइट उड़ाता हूं। क्या उड़ाने का असर इस पर पड़ रहा है? मैं उड़ा रहा हूं। क्या उड़ा रहा हूं? काइट उड़ा रहा हूं। यानी कि ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहां पर ये फ्लाई क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। समझ आया? और यहां पर ये फ्लाई क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। समझ आया इस एग्जाम्पल से? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को कैसे यूज कर रहे हैं, उसके यूसेज पर, कि वो ट्रांजिटिव होगा कि इंट्रांजिटिव होगा, यानी कि सकर्मक होगा या अकर्मक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी वर्ब्स आर आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स मतलब मदद करने वाले वर्ब्स। और मदद करने वाले वर्ब्स माने किसी की मदद करते होंगे तभी इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है ना। किसकी हेल्प करते हैं? एंड आर यूज टुगेदर विद द मेन वर्ब टू शो द वर्ब्स टेंस। वर्ब की टेंस बताने के लिए ये हम इसे यूज करते हैं, या फिर और टू फॉर्म अ क्वेश्चन और नेगेटिव। अगर हमें कभी किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तब भी इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स की मैं एग्जांपल बताऊंगी अभी आपको, वहां पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। कभी किसी सेंटेंस को हमें क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना हो तब भी हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, या फिर कई कंडीशन में हमें वर्ब की टेंस बतानी होती है तो फिर हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इंक्लूड हैव, माइट, विल। These auxiliary verbs give some context to the main verb. For example, letting the reader know when the action took place. कब हुए? कब हुए मतलब इसका दूसरे लैंग्वेज में हम बताएं कि कब होने का मतलब क्या हुआ। कब बताने से क्या मतलब है? टेंस बताएगा। वो हमें टेंस बताता है, कौन से टेंस में हुआ, प्रेजेंट टेंस में हुआ, पास्ट टेंस में हुआ, फ्यूचर टेंस में हुआ। कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब्स हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जांपल वुड, शुड, डू, कैन, डिड, कुड, मे। आपको देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, देखो अब मैं बोलती हूं आई गो टू स्कूल। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस में मैं लिखती हूं आई विल गो टू स्कूल। और एक और सेंटेंस में मैं लिखती हूं आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, और एक और सेंटेंस में मैं लिखती हूं डू आई गो टू स्कूल। अब यहां पर हो गया क्वेश्चन मार्क अगर। चार सेंटेंसेस मैंने लिखे। इसमें देखो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हुआ है। आई विल गो टू स्कूल, मैंने क्यों यूज करा ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे? क्योंकि अगर मैं खाली गो टू स्कूल लिख देती तो ऐसा होता कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता। जैसे ही मैंने विल लगाया इसका मतलब हो गया मैं स्कूल जाऊंगा या मैं स्कूल जाऊंगी। यानी कि ये वाला जो सेंटेंस क्या हो गया? फ्यूचर टेंस का। और किस वर्ड से पता चला कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है? सिर्फ इस वर्ड की वजह से, है ना। हेल्पिंग वर्ब का काम आया यहाँ पे। ठीक, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं नहीं गया, नेगेटिव सेंटेंस बनाया मैंने और वहां पर मुझे इस वर्ड को यूज करना पड़ा। ये फिर से एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या हेल्प करी इसने? कि इस गो से हम अगर हम नॉट गो लिखते तो सेंटेंस गलत हो जाता। डिड हेल्पिंग वर्ब लगाने से हमें पता चला कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया, करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बन गया। या फिर मैंने यहाँ पे डू आई गो टू स्कूल बनाया और इससे ये जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव बना ना, ये क्वेश्चन क्या मैं स्कूल जाता हूं, यहाँ पे डू का मतलब क्या है? क्या। हिंदी में हम इसे बोलते हैं क्या, लेकिन क्या की वैसे इंग्लिश होती है व्हाट। यहाँ पे क्या इसलिए नहीं, ये सिर्फ हेल्प करने के लिए। इस गो को क्वेश्चन बनाने के लिए हमें इस डू की हेल्प लेनी पड़ी।
ठीक है। तो आप देख रहे होगे इन चारों सेंटेंसेस में पहले में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी तीनों में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी। टेंस बताने के लिए भी, नेगेटिव बताने के लिए भी, और उसे इंटरोगेटिव बताने के लिए भी, क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। आगे देखिए, द ऑक्सिलरी वर्ब, आगे देखिए, आई विल गो होम आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस, मैं खेलने के बाद, फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद घर जाऊंगा। ये जो फ्यूचर में बना ये सेंटेंस, फ्यूचर टेंस का, इस वजह से बना कि हमने ये विल लगाया। अगर हम ये विल नहीं लगाते ना तो ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है। The auxiliary verb will is telling us that the action of the main verb go is going to take place in the future. ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, जब फुटबॉल प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। तो ये जो फ्यूचर का वर्ड बताने के लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज करा वो क्या था, विल, ठीक है। इफ द ऑक्सिलरी वर्ब विल वाज रिमूव्ड वी गेट द सेंटेंस आई गो होम आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस। अगर हम इस विल को हटा दें तो सेंटेंस क्या बनता है, आई गो होम आफ्टर फुटबॉल, जिसका मतलब होता है कि यूजुअली मेरी आदत है कि जब भी फुटबॉल प्रैक्टिस खत्म होती है तो मैं घर चला जाता हूँ, है ना। ये हैबिट शो करेगा। इन दिस केस देयर इज नो डेफिनेट टाइम फ्रेम फॉर द एक्शन, कोई डेफिनेट टाइम फ्रेम नहीं है, फ्यूचर में होगा नहीं बता रहा है, बोल रहा है कि एक जनरल प्रैक्टिस। The sentence suggests that going home after football practice is just something that the subject generally does. कि वो सब्जेक्ट आई है वो अक्सर ऐसा ही करता है, फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद घर चला जाता है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द डॉग देयर, आई कैन नॉट अवॉइड इट एज यू ऑल नो। आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। लेट्स कंटिन्यू विद इट, ओके। बाकी एग्जाम्पल्स देखिए, आई मे डांस विद यू लेटर, है ना, कर सकता हूं। We did consider Brian's feelings, हमने कंसिडर की, सॉरी, ये जो डिड है ये बता रहा है कि उन्होंने, मतलब ये पॉजिटिव बता रहा है कि हाँ हमने की, हमने जरूर चेक किया उसे। जेनी हैज स्पोकन हर फीलिंग्स, अब ये जो हैज स्पोकन है ना, इसे, इसका जो टेंस बोलते हैं, अगर टेंस बोलेंगे तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट इसी वजह से बना क्योंकि हैज लगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर आपको किसी को थोड़ा सा ग्रामर में इंटरेस्ट रहा होगा कभी, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो टेंस नहीं बता पाती, तो हमें वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। ये जो हैज है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इन एडिशन वी कैन समटाइम्स यूज द ऑक्सिलरी वर्ब very before sorry, यहाँ पे it is not very, auxiliary verb before the pronoun to make a question। हम auxiliary verb को कभी कभी प्रोनाउन के आगे भी यूज कर लेते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसे might you dance with me later, क्या बाद में करोगे। हाँ, डिड वी कंसिडर ब्रायन, क्या हमने की, डिड वी। हैज जेनी स्पोकन हर फाइनल वर्ड्स, क्या उसने बोल दी। ये सारे के सारे देखो, इन्हीं तीन सेंटेंसेस को हमने क्वेश्चन में चेंज करा, और जब क्वेश्चन में चेंज किया तो हमें इन ऑक्सिलरी वर्ब्स की जरूरत पड़ी, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करके हमने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, ठीक है। आगे देखो, ऑल्सो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज टू हेल्प फॉर्म नेगेटिव स्टेटमेंट्स। अभी जैसे मैंने वहां पे बनाया था ना, इससे पिछली दो स्लाइड्स में, हम नेगेटिव स्टेटमेंट भी बना लेते हैं इनसे, विद द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक नॉट, नेवर, इनको यूज करके। These will usually split the auxiliary and main verbs। इसमें क्या होगा, जो auxiliary verb है और जो main verb है उनके बीच में ये आएंगे, जैसे I may never, auxiliary verb ये बीच में आया ना, देखो I है यहां पर और never है यहां पर, इसके बीच में आएगा। We did not, ये not और we के बीच में आएगा। Jerry has not, Jerry subject और not के बीच में has आएगा। तो ये सारे क्या है, auxiliary verb के एग्जाम्पल्स, ठीक है। आगे देखिए, स्टेटिव वर्ब्स, ये क्या होते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज दे एक्सप्रेस अ स्टेट रादर देन एन एक्शन। ये क्या करते हैं, एक स्टेट बताते हैं, केवल एक्शन कुछ नहीं होता यहाँ पे। दे टिपिकली रिलेट टू थॉट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेंसेस, स्टेट्स ऑफ बीइंग एंड मेजरमेंट्स। इनको रिलेट करते हैं, कभी कभी थॉट्स को, इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को, सेंसेस को, कैसी हमारी उस समय माइंड की स्टेट है, या मेजरमेंट्स को। The best way to think about stative verbs is that they are verbs that describe things that are not actions। ऐसी चीजों को डिस्क्राइब करता है जो एक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। The stative verbs are all expressing a state, चाहे वो state of doubting हो, a state of believing हो, a state of wanting हो। These states of being are often temporary। ये कैसी state of being होती है, जो थोड़ी देर के लिए होती है। अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो और समझ आएगा। देखो, द डॉक्टर डिसएग्रीज विद योर एनालिसिस, ये जो डिसएग्री करना है ना, ये एक वर्ब है और ये एक स्टेटिव वर्ब है, मतलब ये एक स्टेटमेंट दे रहा है केवल, ठीक है। मतलब यहां पर कुछ भी हो नहीं रहा है। डिसएग्रीज क्या है, टेम्पररी स्टेट ऑफ थिंकिंग,
है ना। सो अभी वो तुम्हारे एनालिसिस से एग्री नहीं करता। डिसएग्रीइंग इज अ स्टेटिव वर्ब हियर एज इट डिस्क्राइब्स द डॉक्टर स्टेट ऑफ बीइंग। किस स्टेट में है वो? डिसएग्रीमेंट की स्टेट में। ठीक है। जॉन डाउट्स द डॉक्टर्स ओपिनियन, स्टेट ऑफ डाउटिंग, है ना। आई बिलीव द डॉक्टर इज राइट, स्टेट ऑफ बिलीविंग। शी वांटेड अनदर ओपिनियन, स्टेट ऑफ वांटिंग। यहाँ पे एक्शन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखो आगे भी डॉक्टर को ओपिनियन के बारे में डाउट है, डॉक्टर के बारे में डाउट है कि वो मतलब विश्वास है कि वो राइट है, या फिर उसका ओपिनियन दूसरा है। एक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे इन सेंटेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉडल वर्ब्स, इनको मॉडल ये क्यों बने? क्योंकि ये मॉडल नहीं बोलते हैं इन्हें, मॉडल बोलते हैं। ये बने हैं मूड से। जो सब्जेक्ट का मूड होता है उस पर जो वर्ब्स बनते हैं उसे बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। अगर आप सिंपल उसमें देखें, modal verbs are auxiliary verbs that are used to express abilities, possibilities, permissions and obligations. कभी कभी abilities पता चलती हैं, कभी possibilities, कभी permission, कभी obligation, duties। ठीक है। modal verbs के example 13 modal verbs होते हैं इन टोटल। उसमें से 8 तो पेयर में है। देखो can, could, shall, should, may, might, will, would। 8 must, ought to, need, dare and used to। ठीक, इतने ही modal verbs होते हैं। द मॉडल वर्ब एग्जाम्पल देखो, ही कैन शूट। यहाँ पे क्या बता रहा है? एबिलिटी। ये कैन जो है किसको शो करता है? एबिलिटी को, कि उसकी कैपेबिलिटी है, वो इतना सक्षम है कि वो 3 पॉइंट शॉट आराम से मार सकता है। ठीक है। 3 पॉइंट शॉट किस में मारा जाता है? बाय द वे आपको पता होगा, बास्केटबॉल में मारते हैं ना, जो उसकी डी की लाइन होती है वहां से जो पॉइंट मारा जाता है उसे 3 पॉइंट शॉट बोलते हैं। तो वो आराम से 3 पॉइंट शॉट ले सकता है। The modal verb can is expressing an ability, suggesting that shooting a 3-point shot is a skill the subject possesses, कि उसमें ये capability है, उसके अंदर ये skill है। Can ये present करता है। ठीक है। Please note that in the case of should and must, अगर हम should और must हम बोलेंगे तो वहां पर क्या होता है? obligation होती है। ठीक है। जैसे I should go home, या ये जो सेंटेंस should है ये बता रहा है कि उसका कुछ एक ऑब्लिगेशन है, मतलब उसकी कुछ ड्यूटी है, मतलब उसकी कुछ मजबूरी है, उसे जाना ही है। ठीक है। फोर्स है कुछ उसके पीछे। यू मस्ट नॉट डिले, तुम्हें देर नहीं करनी है, मतलब समझो ये ऑफिस में काम चल रहा है और बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकता, उसे करना ही करना है, ऑब्लिगेशन है यहाँ। ठीक है। सैली वुड नॉट रिकमेंड द सुशी। वुड नॉट रिकमेंड ये क्या है? पॉसिबिलिटीज बता, बोलेगी नहीं शायद, जैसे हम बोले ना कि शायद वो नहीं बोलेगी, ऐसा तो रिकमेंड नहीं करेगी है। या डेविड में भी हो सकता है, आपको पता है ये हो सकता है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ यहां पर कि माइट जो है ना, वो मे जो है वो पॉसिबिलिटी को सजेस्ट करता है। ठीक है। कैसी पॉसिबिलिटी? ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि, सॉरी यहां पे एल, ये एल है और ये टी है, पॉसिबिलिटी है ना। मैं दोबारा लिख देती हूँ इसे। ये सजेस्ट करता है, मे जो है वो, एक एग्जांपल दूंगी उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है पॉसिबिलिटी। और ये जो है वो इम्प्रॉबेबल पॉसिबिलिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉबेबल। ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि प्रोबेबल नहीं है, जो लगता है संभावना जिसकी नहीं है, उसे बोलते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लिखती हूं मैं, देखो जैसे देयर आर क्लाउड्स सो इट मे रेन। आसमान में क्लाउड्स हैं तो बारिश हो सकती है। ठीक है। इसका सेंटेंस थोड़ा सा लंबा होगा, लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। There are no clouds in the sky, but because it is rainy season, who knows, it might rain. आसमान में तो बादल नहीं है, लेकिन क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है तो क्या पता हो जाए। कैसी पॉसिबिलिटी है ये? इम्प्रॉबेबल पॉसिबिलिटी है। आसमान में इम्प्रॉबेबल क्यों है ये पॉसिबिलिटी? क्योंकि बादल नहीं है आसमान में। ठीक है।
तो मे जो है वो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल पॉसिबिलिटी को बोलते हैं। प्रोबेबल पॉसिबिलिटी माने जो संभव है ऐसा, ठीक है। और इम्प्रोबेबल पॉसिबिलिटी माने ऐसा लगता है पॉसिबल, मतलब हो तो नहीं सकता लेकिन फिर भी क्या पता हो जाए, चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। ये मे और माइट का डिफरेंस होता है, ठीक है। जब हम कभी आगे मॉडल वर्ब्स आगे एक्स्ट्रा करेंगे ना, कभी इसकी प्रेजेंटेशन में अलग से बनाऊंगी तो फिर आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इस सब के बारे में, ठीक। अभी तो हम वर्ब्स के पार्ट की तरह यूज कर रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब एक और आ गया टर्म फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आरंट सिंगल वर्ड्स, ये सिंगल वर्ड्स नहीं होते। कोई भी जब वर्ब फ्रेजल वर्ब बन जाता है तो फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स होता है। इंडीड दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर टू टेक ऑन अ डिफरेंट मीनिंग। वो उस वर्ब से बिल्कुल अलग हो जाता है। ओरिजिनल वर्ब जैसा होता है ना, उसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग उस कॉम्बिनेशन के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स सच एज मेक अप, हैंड इन, ब्रिंग अप, पॉइंट आउट, लुक फॉरवर्ड टू, है ना। देखो अब जैसे मेक माने होता है बनाना, मेकअप करना माने कवर अप करना, है ना। हैंड मतलब होता है किसी चीज को हेल्प करने के लिए हाथ, हैंड इन माने पकड़ाना, ठीक है। ब्रिंग माने लाना, लेकिन ब्रिंग अप माने किसी मैटर को लाना, किसी पर्टिकुलर मैटर को लाना, उसको बोलते हैं ब्रिंग अप, है ना। पॉइंट करना माने किसी और इशारा करना, पॉइंट आउट माने किसी चीज को पर्टिकुलरली पिकअप करना, उस पर उंगली लगाना, स्पेसिफाई करना, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू, लुक माने वैसे होता है देखना, लुक फॉरवर्ड टू माने उम्मीद करना, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मीनिंग चेंज हो गया, जो ओरिजिनल वर्ब होता है ना उससे उसका बिल्कुल मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। ईच टाइम द वर्ब takes the extra words, it takes on a new meaning. For example, make without the up expresses that something is being created, whereas with makeup the suggestion is that there are some lies or a fantastical element to the story. जब हम मेकअप करते हैं मतलब उसको कुछ चीज और प्रेजेंट कर देना, है ना, कुछ उसका बना देना, कुछ उसमें ऐड कर देना, है ना। ये हो गया, चेंज हो गया फिर। फ्रेजल वर्ब एग्जांपल्स देखो, रन आउट, गो ऑल आउट, मेक आउट, हैंड आउट, आउट लगा कर कितने सारे चेंज हो गए देखो, ब्रिंग आउट, फेस अप, थिंक थ्रू। द फ्रेजल वर्ब एग्जांपल्स यहाँ पे हाईलाइट करे हैं। मैरी लुक्ड फॉरवर्ड टू, उम्मीद कर रही थी, टू हर हाई स्कूल रीयूनियन। द वर्ब लुक्ड हैज टेकन ऑन फॉरवर्ड टू बिकम अ फ्रेजल वर्ब मीनिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट और टू ईगरली अवेट समथिंग, किसी चीज के लिए वेट करना। ही ब्रॉट अप द सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, उसने उछाले, ब्रॉट अप करना मैंने बार बार लाया पॉइंट में। लेरॉय हैंडेड इन द वॉलेट टू द पुलिस, उसको संभालने को दिया। आई मेकअप स्टोरीज, बना लेता हूं अपने आप, मतलब ठीक है। शी पॉइंटेड आउट डोनाल्ड्स मिस्टेक, उसने पॉइंट आउट करा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? जस्ट व्हेन वी थॉट वी हैड वर्ब्स फिगर्ड आउट वी ब्रॉट फेस टू फेस विद अ न्यू एनिमल। एक अब नया जानवर आ गया भाई हमारे इस वर्ब की कैटेगरी में, क्या नाम है इसका? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अभी तक तो हम सब वर्ब्स वर्ब्स वर्ब पढ़े, अब कुछ आ गया ऐसा नॉन फाइनाइट। क्या हुए ये नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब्स क्या है? इससे पहले हमने जो भी पढ़े ना, फ्रेजल वर्ब्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा हमने जो भी पढ़े वो सारे फाइनाइट वर्ब्स थे, मतलब वो वर्ब का काम कर रहे थे, दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स, मतलब ये दिखते तो वर्ब्स की तरह हैं पर वर्ब की तरह काम नहीं करते। दीज वर्ड्स लुक सिमिलर टू वर्ब्स वी हैव ऑलरेडी बीन टॉकिंग अबाउट बट दे एक्ट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज अदर वर्ब्स। बिल्कुल दूसरा काम है इनका। क्या? By definition, a non-finite verb cannot serve as the main verb in an independent clause. अगर definition सोचो तो non-finite verb जो है किसी भी sentence का main verb नहीं हो सकता। main verb नहीं हो सकता का मतलब जिस भी sentence में non-finite verb आएगा वहां पर एक और कोई verb होगा जरूर, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब तो वर्ब का काम ही नहीं कर रहा। तो मैंने आपको पहले भी बोला बिना वर्ब के सेंटेंस हो नहीं सकता, तो यानी कि ऐसा कुछ उसमें जरूर होगा जो फंक्शन हो रहा होगा, और फंक्शन तभी पता चलेगा जब वहां पर मेन वर्ब होगा, ठीक है। इन प्रैक्टिकल टर्म्स दिस मीन्स दैट दे डोंट सर्व एज द एक्शन ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि अगर सीधे सीधे तौर पर बोले तो क्या काम हो रहा है वहां पे वो नहीं पता चलता इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स से। दे ऑल्सो डोंट हैव अ टेंस, उनका कोई टेंस भी नहीं होता, ठीक है, जबकि वर्ब के ये दोनों चीजें होती हैं। While the sentence around them may be past, present or future tense, the non-finite verbs themselves are neutral. ये बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। इसके आसपास जो भी बनाकर हम सेंटेंस बनाते हैं उसका तो जरूर कोई ना कोई टेंस होगा, पर ये अपने आप में न्यूट्रल होते हैं, इनसे हमें टेंस नहीं पता चलता। There are three types of non-finite verbs. तीन होते हैं, gerunds, participles and infinitives. ये तीन होते हैं, ठीक है, non-finite verbs। देखते हैं आगे। gerund क्या होता है? gerunds all end in ing,
सारे के सारे जिरंड आईएनजी पे एंड करते हैं। मतलब स्कीइंग, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग एटसेट्रा, ये सारे के सारे जिरंड्स जो भी आईएनजी से एंड कर। जिरंड्स एक्ट लाइक नाउन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये होते तो वर्ब है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब है ना ये, लेकिन काम किसकी तरह करते हैं? नाउन की तरह। ठीक है, और अक्सर ये कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाते हैं और कभी कभी ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं। जबकि आपको पता है कि वर्ब तो सब्जेक्ट होता नहीं, करने वाला तो कोई और होता है ना। अब जैसे देखो, अभी यहां पे एग्जांपल आएगा, आप देखते रहना। दे कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एक्टिव और हेल्पिंग वर्ब्स। हम इनको क्रिएट कर देते हैं कैसे? कभी तो एक्टिव वर्ब्स माने कि मेन वर्ब्स, और कभी हेल्पिंग वर्ब्स से हम इनको बना देते हैं सेंटेंसेस में। कैसे? आई लाइक स्विमिंग। अब ये जो स्विमिंग है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है हमें कि ये वर्ब है, पर ये वर्ब नहीं है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है? ये एक जीरेंड है। यहां पर जो वर्ब है वो तो है लाइक, मुझे पसंद है, और यहां पे ये किस फॉर्म में है? ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है, अगला देखो, बीइंग लव्ड कैन मेक समवन फील सेफ। ये जो बीइंग लव्ड है ना, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये एक जिरेंड है। डू यू फैंसी गोइंग आउट? आईएनजी लग गया ना, देखो, गोइंग आउट जिरेंड है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हैविंग रेड द बुक वंस बिफोर, हैविंग रेड जिरेंड है और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिखते तो वर्ब हैं, पर ये काम करते हैं ऑब्जेक्ट, नाउन की तरह। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, देखो, टॉकिंग इन अ लाइब्रेरी इज पुअर हैबिट। ठीक है, या यहाँ पे भी लगा लेते हैं, इज अ हैबिट। ठीक है, अब ये जो टॉकिंग है, बात करना, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट बन गया इस सेंटेंस में, और ये जो बात करना है ना, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। दिख तो रहा है वर्ब, यहाँ पे वर्ब सिर्फ यही है, क्या? इज, सिर्फ यही है, यहाँ लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे इस सेंटेंस में, और कोई वर्ब नहीं है। ये दिख रहा है वर्ब की तरह, पर ये जिरेंड है, नाउन की तरह काम कर रहा है, बातें करना। ठीक है, अभी आगे पार्टिसिपल आएगा ना, तब मैं आपको, और ये आ गया देखो पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई अ नाउन, नाउन फ्रेज, वर्ब और वर्ब फ्रेज। अच्छा, इससे पहले हमने जब एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन को, नाउन फ्रेज को, या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई करता है, एंड देन प्लेज अ रोल सिमिलर टू, अब देखो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या फिर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो पार्टिसिपल दिखता वर्ब है, सिर्फ काम किसकी तरह करता है? या एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह। इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स। द टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि फॉर्म सच एज जिसमें आईएनजी हम लगाते हैं। अभी आप बोले कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जीरेंड में भी आईएनजी लगता है, अब आप बोल रहे हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। आपको डिफरेंस कहां से पता चलेगा? पता है कि जीरेंड जो है वो नाउन की तरह काम करता है, जबकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करता है। मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी जिससे कि आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। यही बता देती हूँ क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने इससे पहले एक सेंटेंस लिखा था, टॉकिंग इन अ लाइब्रेरी इज अ पुअर हैबिट, और मैंने यहां पर बोला था कि ये जिरेंड है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और नाउन की तरह काम कर रहा है। यही सेम टॉकिंग एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करेगा अभी बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल देखो, आई लाइक टॉकिंग डॉल्स। अब देखो सेंटेंस चेंज हो गया बिल्कुल। वर्ब क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे वर्ब है लाइक, मुझे पसंद है ना, सब्जेक्ट आई, है ना। अब क्या अच्छी लगती है उसे? डॉल्स अच्छी लगती है, डॉल्स अच्छी लगती है, यानी कि ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसी डॉल्स अच्छी लगती है? इस डॉल को मॉडिफाई करें, कौन सी तरीके की डॉल्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए?
कि वो बोलने वाली होनी चाहिए, और जो क्वालिटी बताता है, जो मॉडिफाई करता है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है ना। तो यहां पर है तो ये वर्ब की फॉर्म में, लेकिन ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, यानी कि ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस एक एग्जाम्पल से आपको मुझे लगता है समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल, मैं लिखती नहीं हूं, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, एक सेंटेंस, ठीक है, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। और दूसरा सेंटेंस, आई डोंट लाइक स्मोकिंग सिगरेट्स। ठीक है, देखो स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यहां पे जो स्मोकिंग है दिख रहा है वर्ब की तरह, काम कर रहा है नाउन की तरह, यानी कि ये हो गया जिरेंड। ठीक है, आई डोंट लाइक स्मोकिंग सिगरेट्स, मुझे पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है? वैसे तो सिगरेट्स पसंद नहीं, स्मोकिंग कैसी सिगरेट पसंद नहीं है? सिगरेट पीना पसंद नहीं। यहां पे जो स्मोकिंग है ये पर्टिकुलरली सिगरेट्स के लिए बोला गया है, यानी कि ये क्या हो गया? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये क्या हो गया यहाँ पे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे पहचानते हैं कि वो जिरेंड है या वो पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड्स में कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों के दोनों में आईएनजी लगता है, पर आपको उसका फंक्शन देखना पड़ेगा, वो क्या काम कर रहा है। जब आप वो जान जाओगे ना, तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर वो नाउन की तरह काम कर रहा है तो वो जिरेंड होगा, और अगर वो किसी चीज को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो फिर वो पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आगे देखिए। एंड द पास्ट पार्टिसिपल, एक और फॉर्म है इसका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल तो सिंपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, बहुत आसान है इसका। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जैसे यहां पे है राइट, रोट, रिटन, ये थर्ड फॉर्म है ना। सिंग, सैंग, संग, रेज, रेज्ड, रेज्ड। ठीक, आगे देखिए। द प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देखो यहां पे आई लाइक स्लीपिंग या स्लीपिंग इज नॉट अलाउड, ये दोनों के दोनों, आई मुझे स्लीपिंग पसंद है, सोना पसंद है। क्या पसंद है? स्लीपिंग पसंद है। ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन है क्या? जिरेंड, नाउन की तरह ऑब्जेक्ट की जगह पे है और जिरेंड है, और यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे है और फिर भी क्या है? जिरेंड ही है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑन द अदर हैंड एक्ट सिमिलरली टू एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। द स्लीपिंग गर्ल, कैसी लड़की? लड़की को मॉडिफाई कर रहा है ना, स्लीपिंग गर्ल, तो यहां पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ओवर देयर इज माई सिस्टर, या ब्रीदिंग हेविली, सांस कैसे ले रहा है? सॉरी, हाँ, ब्रीदिंग हेविली शी फिनिश द रेस फर्स्ट। कैसे सांस ले रहा है? हेविली सांस ले रहा है ना। ये हेविली क्या है? एडवर्ब, बोला था ना कि ये या तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, मतलब या फिर एडजेक्टिव के जैसे लगेगा या फिर उसकी जैसे। द प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन आल्सो बी यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब टू बी, टू फॉर्म अ टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। मार्टा वाज स्लीपिंग, यहाँ पे प्रेजेंट की तरह, टेंस की तरह भी हम काम कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा करके, वाज स्लीपिंग, सो रही थी। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे भी यूज हो सकता है। ठीक है, ब्रीदिंग हेविली, यहाँ पर भी ये ब्रीदिंग जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, हेविली एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ये। ठीक है, समझ आ गया होगा आपकी इतना। आगे देखते हैं, द पास्ट पार्टिसिपल क्या है? देखो, पास्ट पार्टिसिपल ऑफन लुक वेरी सिमिलर टू द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब, फिनिश, डांस, एटसेट्रा। हाउएवर सम वर्ब्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स, रेफरेंस लिस्ट विल बी योर बेस्ट हेल्प टू फाइंड द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। कैसे है? देखो, वर्ब है टू बी, सिंपल पास्ट वाज वर, पास्ट पार्टिसिपल इसका बीन, जो मेन वर्ब क्या है? वो बीन, बी है। टू बिकम का बिकेम, बिकम, पास्ट पार्टिसिपल भी बिकम। टू डू का डिड, डन। टू गो वेंट, गॉन। टू नो, न्यू, नोन। नोन भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, नोन भी होता है इसका, है ना। एन भी लगता है, कई बार हम लोग एन भी लगाते हैं। टू सी, सॉ, सीन। टू स्पीक, स्पोक, स्पोकन। टू टेक, टुक, टेकन। टू राइट, रोट, रिटन। ये जितने सारे आपको यहाँ पर ये जो लिस्ट दिखाई दे रही है, ये सारी किसकी है? पास्ट पार्टिसिपल की लिस्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने आपको बताया था। ठीक, आगे देखिए, इन्फिनेटिव्स। अब थर्ड जो है नॉन फाइनाइट, वो इन्फिनेटिव, वेरी इजी। अगर इसको सिंपल एक टर्म में बोलूं, टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है तो वो इन्फिनेटिव होता है, बस सिंपल, अगर एक वर्ड में आपको समझना। द इन्फिनेटिव इज द बेसिक डिक्शनरी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू। मैंने आपको बताया पहले टू आएगा। व्हेन इट्स नॉट, इट इज कॉल्ड द बेयर इन्फिनेटिव। अगर नहीं आता है तो उसे फिर बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, विच विल डिस्कस मोर लेट, आगे पढ़ेंगे इसको। दस टू गो
इज एन इन्फिनेटिव। क्यों? टू के बाद वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देर आर सेवरल डिफरेंट यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव, दे कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड वर्ब्स, वर्ब के साथ ही साथ हम इसे यूज कर लेते हैं, नाउन फ्रेज की तरह यूज कर लेते हैं, मॉडिफायर की तरह या फिर क्वेश्चन की तरह, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज मल्टीपल इन्फिनेटिव्स इन अ सिंगल। टुडे आई प्लान टू रन 3 miles टू क्लीन माई रूम एंड टू अपडेट माई बजट, ठीक है। अब अगर आप सोचोगे आपको लगेगा ये तीनों के तीनों वर्ब्स हैं, वर्ब नहीं है, वर्ब यहां पर ये है प्लान, ये तो टू के साथ आ गया ना, तो इसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो यानी कि ये तो कोई एक्शन नहीं बता रहा है, एक्शन तो हो रहा है सोचने का, प्लान करने का। एक्शन यहाँ पे प्लान करने वाला एक्शन है, दौड़ नहीं रहा वो, अभी प्लान कर रहा है दौड़ने की, या क्लीन नहीं कर रहा, प्लान कर रहा है क्लीनिंग की, या अपडेट नहीं कर रहा है बजट को, प्लान कर रहा है अपडेट करने की, ठीक है ना। ऑल थ्री ऑफ दीज इन्फिनेटिव्स फॉलो द वर्ब प्लान। वर्ब जो है यहाँ पे प्लान है, वो आपको धोखा दे सकता है, दिखेगा रन हमको पता है क्योंकि वर्ब है, लेकिन टू लग गया आगे ना, तो फिर अब ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, ये इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा, ठीक है। आगे देखिए, अब आ गए हम एक्सरसाइजेस पर। आपको ये एक्सरसाइजेस एक एक करके सॉल्व करनी है, क्या है इनमें करेक्ट, अब आपको समझ आ जाएगा आपको अभी तक कितना आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है इसके बारे में, ठीक है। रीता डैश अ माइल एवरी डे, हर रोज दौड़ती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रन्स, है ना। द डॉग्स, अब ये एक से ज्यादा हैं, तो क्या आएगा, बार्क। एस जो है, हम किसी भी वर्ब के पीछे एस तब लगाते हैं जब वो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है, अगर प्लूरल होते हैं तो फिर हम एस नहीं लगाते। द डॉग्स बार्क, द कैट कॉट, पकड़ लिया। अगर कैच क्यों नहीं होगा, अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता ना तो कैचेस लगाते, ईएस लगाते ना हम किस इसके पीछे, क्योंकि कैट जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए कॉट होगा। वी डैश इन द पार्क इन द इवनिंग, वी प्ले, हम एक से ज्यादा हैं तो प्ले। मिया गो टू स्कूल येस्ट, ये तो येस्टरडे है ना, तो इसलिए गो हो नहीं सकता, वेंट, ठीक है। शीला डैश टू बी अ पुलिस ऑफिसर व्हेन शी ग्रोज अप, बनना चाहती है जब वो बड़ी हो जाएगी, तो क्या होगा, वांट्स, ठीक है, चाहती है। महेश डैश बैक टू हिज मदर, भाग के गया। अगर रन क्यों नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि अगर महेश होता और प्रेजेंट टेंस होता तो रन्स होता, रैन होगा यानी कि इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि महेश सिंगुलर है ना, तो उसके साथ एस लगता वर्ब के पीछे। एमी डैश वेरी फास्ट, फिर से वही, एमी सिंगुलर है तो एस लगा हुआ है, तो इसलिए वॉक हो, वॉक्स हो, ठीक है। आगे देखिए, यू कैन, कैन के साथ तो फर्स्ट फॉर्म कम आएगा, नहीं आती, सेकंड फॉर्म नहीं आती। दे डैश टू अ पिकनिक टुगेदर, वो एक साथ गए, दे के साथ, अब ये देखो यहां पर हम दोनों लगा सकते हैं, ये दे गो टू अ पिकनिक टुगेदर अगर हम बोलेंगे तो होगा कि वो साथ जाते हैं, और वेंट बोलेंगे तो फिर होगा साथ गए। मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों सही हैं, आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। हैव यू, क्या तुमने, अगर हैव लगता है ना तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज, हैव, हैड, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सीन आएगा यहाँ पे, ठीक। हैना मोंटेना बहुत अच्छा गाती है, अब अगर गाती है बोलते तो यहाँ पे हैना मोंटेना क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लगा होता, तब तो हम सिंग्स लगाते, एस नहीं लगाया तो हम संग लगाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा गाया, इसका मतलब ये हो गया। द बर्ड डैश अवे फ्रॉम द केज, उड़ गई, फ्लो, फ्लू, क्योंकि फ्लोन इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्लोन के साथ हमको, मैंने अभी आपको बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म जब होती है तो हैज या फिर हैव या फिर हैड, इनमें से कुछ होना चाहिए तभी थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। आई डैश अ लेटर फॉर माई फ्रेंड, आई राइट भी हो सकता है, रोट भी हो सकता है, क्योंकि आई के साथ राइट भी लगना बिल्कुल सही है और रोट भी लगना बिल्कुल सही है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मेरे हिसाब से दोनों सही है बिल्कुल। द फ्रेंड्स डैश फ्रॉम द ट्रिप, वापस आ गए, द फ्रेंड्स वापस आ चुके हैं वो, तो इसलिए ड्रोव बैक फ्रॉम द ट्रिप सही आंसर होगा, आ चुके, बैक हो गए ना। डिड यू डैश एनीथिंग, डिड यू डू एनीथिंग, डन तो आ ही नहीं सकता, मैंने बताया आपको हैज हैव हैड आना चाहिए। दे डैश टिल लेट इवनिंग, दे प्लेड, देर रात तक खेला, तो प्लेड। कैन यू डैश वेल, कैन यू स्विम वेल, तैर सकते हो, प्रेजेंट टेंस। चीताज रन, भागते हैं, सारे चीता भागते हैं इसलिए रन नहीं होगा, ठीक है। माई ब्रदर एंड आई टॉक, दो जने हैं ना वहां पे, तो आई टॉक एवरी डे, ठीक है। ये होगा इसके करेक्ट आंसर, ठीक।
अगला देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स, कुछ भी आ सकता है। पेनी इज माई सिस्टर, है ना। आई एम, वी आर फ्रेंड्स, एक से ज्यादा हैं। विनीत, अब ये सिंस है, यहाँ पे देखो, सिंस क्लास 2, मतलब मेरा फ्रेंड रहा है बहुत समय से, तो इसमें होता है हैज बीन, ठीक है। आर यू हैप्पी हियर, इज दिस योर बुक, आई एम गोइंग, फिर आर यू अवेयर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, द चिल्ड्रन आर स्टडीइंग फॉर द एग्जाम्स, द बॉय इज, एक ही है ना, तो इज। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, द डॉग इज, क्योंकि एक ही है डॉग। द कैट्स, अब ये प्लूरल है तो आ जाएगा आर, है ना। डैश आर के साथ प्लूरल आता है आर यू श्योर व्हाट यू सेड इज ट्रू। ठीक है, ये इसके आंसर हो। ठीक है, आगे देखिए। बल्कि यहाँ पर इसने हैज बीन नहीं लगाया है, विनीत हैज बीन। करेक्ट तो इसका यही होता है, जब ये आता है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, तो इसमें विनीत इज लिखा है उसने, विनीत इज माय फ्रेंड सिंस क्लास 2, वैसे हैज बीन होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, रीड द यूज हैज हैव हैड, यहाँ पे ये यूज करना। अब यहाँ पर येस्टरडे है तो क्या आएगा, हैड, पास्ट टेंस है ना, तो हैड आएगा। डू यू वांट टू हैव, क्या तुम्हें चाहिए, हैव आएगा यहाँ। द लायन हैज होती है, मेन क्या होते हैं, जो उसके चारों ओर बाल होते हैं ना लायन के गर्दन पे, उसे मेन बोलते हैं, ठीक है। द पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, एक से ज्यादा है, क्या होगा, हैव। रीमा, हैव यू के साथ क्या आता है, हैव, ठीक है। डैश ही नॉट मूव टू अ न्यू सिटी ही वुडंट बी सिक, अगर वो नहीं गया, अगर वो नहीं गया होता नए शहर में तो वो बीमार नहीं पड़ता, नहीं गया होता, यानी कि ये काम पास्ट टेंस में हो गया, तो हैड, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव, नाउ लिखा है ना, तो यानी कि प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, तो हैव, ठीक है। हैव यू सीन माई न्यू स्कूटर, राज हैज टू, एक ही है ना, सिंगुलर है, हैज टू गो बैक होम, ठीक है। माई सिस्टर, एक ही है, सिंगुलर, हैज। आई के साथ सिंगुलर तो है लेकिन आता एक हैव आता है इसके साथ, आई के साथ रूल चेंज होता है, हैज नहीं आता, हैव आता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ बाइसाइकिल, दे प्लूरल है। वी हैव प्लूरल है, ठीक है। लेडी मैकबेथ हैड, क्योंकि ये एक पुराना कैरेक्टर है, पास्ट टेंस, उसको लस्ट था, पावर की लालच था, पावर का, ठीक है, तो हैड। रीता हैड अ सेमिनार बिफोर, उसका एक सेमिनार था पहले, ठीक है। ये इसके आंसर्स है। ये हो गया आपकी प्रेजेंटेशन पूरी वर्ब्स की। अभी इसमें बहुत सारी चीजें कुछ छूटी हुई हैं, लेकिन हम उनको एक एक करके, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जो ये वर्ब्स हैं ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, इतने छोटे से में ये कवर नहीं हो सकता है। अभी इसके बहुत सारे पार्ट्स रह गए हैं, जैसे मॉडल्स को अभी हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, या जैसे मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बात की थी, उसके बारे में हमको और हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो this presentation was just to give you a brief idea about what verb is. If you get certain easy questions from this topic like fill in the blank with a suitable verb, तो ये सारे आप इसकी वजह से, इसके हेल्प से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। उससे ज्यादा के लिए we'll have to go in a more detailed form, हमें और थोड़ा डिटेल फॉर्म में जाना पड़ेगा। For that I'll make certain different presentations for you to help you out with those things like active, passive and present tense and past tense, those tenses, and even maybe the direct and the indirect form, है ना, हम उसको भी बाद में करेंगे। लेकिन अभी ये verbs का basic idea, I hope we got a basic idea about what verb is and how to recognize the different types of verbs. With these wishes, with these words, I bid you goodbye. Wish you all the very good luck in your future and do well, study well.